नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से त्रस्त दिखाई दे रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा साबित हो रही है, वहीं अब तीसरी लहर के संकेत ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है और ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल उठ रहे हैं कि तीसरी वेव के लिए कैसे तैयार रहें और ब्लैक फंगस से आखिर कैसे बचें, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी हैं। लेकिन ख्याल रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कोई भी इलाज ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा शो जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है और वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर कोरोना, ब्लैक फंगस से जुड़ा हुआ अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके हर मन में जो शंकाएं उठ रही हैं, जो सवाल हैं, उसका जवाब मिल सके, उसका समाधान हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर विनीत जैन, ENT स्पेशलिस्ट हैं। वो हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया भी वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर, कोटा में किस तरीके से मामले आ रहे हैं ब्लैक फंगस के? सबसे पहले मैं चाहूंगी वहां पर आप किस तरीके से देख रेख कर रहे हैं, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं और अभी तक कितनी सर्जरीज आपने की है ब्लैक फंगस के पेशेंट की? ब्लैक फंगस यूँ कहें तो पिछले 15 साल में मैंने 2 केस देखे थे और पिछले 15 दिन में 50 से ज़्यादा केस देख लिए हैं। तो आप ये समझिए इसके महामारी का एक लोड क्या है, किस तरह से महामारी इतनी जल्दी फैली है। इसका कारण पता लगाने में अभी जुटे हैं लोग, कई अलग अलग कारण आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जितनी जल्दी ये बीमारी फैली है, एक तरह से प्रशासन, डॉक्टर, हेल्थ केयर सबको एक तरह से सरप्राइज में लिया है। सब कोई भी इस बीमारी के लिए रेडी नहीं था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस तरह से सरकार ने स्टेप्स उठाए हैं ब्लैक फंगस को कंट्रोल करने के लिए, वो वाकई में सराहनीय है। क्योंकि इतनी जल्दी इस तरह का ट्रीटमेंट, क्योंकि इसकी जो दवाइयाँ हैं वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, पिछले 15 दिन में मैंने यहाँ 34 केस ऑपरेट करे हैं। कई केसेस में आंख बचा पाए हैं हम लोग। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी लक्षण अगर आते हैं ब्लैक फंगस के, जैसे आंख में सूजन है, गाल में सूजन है, गाल में सुनपना है, या दांतों में दर्द हो रहा है, चबाने में दर्द हो रहा है, नाक में से कुछ ब्लड आ रहा है, या बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, आँखों से देखने में परेशानी आ रही, तो ये सब लक्षण है ब्लैक फंगस के। ये टिपिकली उन पेशेंट्स में हो रहा है जिनको कोविड हो गया है और जिनका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो जनरल पब्लिक के लिए मेरी एक राय ये है कि जिनको भी कोविड हो चुका है और जिनके ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है, तो एक 2 टेस्ट होते हैं, एक तो सीरम फेरिटिन और एक HbA1c टेस्ट। ये टेस्ट हर लैब में हो जाते हैं, तो ये करवा कर रखें। अगर ये बहुत ज़्यादा वैल्यू एलिवेटेड रहती है तो सतर्क रहें अगले 15 से 20 दिन, महीने भर के लिए, कि कहीं पर कोई भी लक्षण अगर होता है तो इमीडिएटली नाक कान गला डॉक्टर या फिजिशियन, बेसिकली मेडिकल हेल्प लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज़ एलिवेटेड रहेंगी, HbA1c और सीरम फेरिटिन, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि म्यूकोर का इन्फेक्शन हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर, आपने कहा कि 15 दिन की मैं ये कहना चाहूँगा, पहले 34 ऑपरेशन किए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर कि वहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं ब्लैक फंगस के, वो शुरुआती सिम्टम वाले आ रहे हैं या फिर अधिकतर जो पेशेंट है वो सीवियर सिम्टम वाले हैं? किस तरीके के मरीजों का सामना या फिर उनको देखना पड़ता है हर रोज़ आपको? अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सीवियर सिम्टम्स वाले 20 से 25% पेशेंट आ रहे हैं। अब अवेयरनेस बहुत हो गई है लोगों में पहचान के लक्षणों के, तो अब शुरुआती लक्षण लेकर आ रहे हैं लोग, जो अच्छी बात है। एक तो कंट्रोल पूरा है, अगर हम टाइमली डिब्राइडमेंट कर देते हैं, एंडोस्कोपिक डिब्राइडमेंट, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और साथ में फिर उसके बाद एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन इलाज नहीं है। हाँ जी, ऑपरेशन इलाज नहीं है, लेकिन डिब्राइडमेंट के बाद
जो एंटी फंगल थेरेपी है वो बहुत कारगर सिद्ध हो जाती है, क्योंकि एक तरह से फंगल लोड जो शरीर में है वो कम हो जाता है। एक बार फंगल लोड कम हो जाता है तो फिर एंटी फंगल थेरेपी, अपनी प्रतिरोध क्षमता जो है, इम्यूनिटी, वो काम करना शुरू कर देती है। तो अगर मरीज जितनी जल्दी अलर्ट हो जाए इन सिम्टम्स का, इन लक्षणों के लिए, तो उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, जितनी जल्दी अगर सिम्टम्स के बारे में मरीजों को जानकारी लग जाती है उतनी ही जल्दी वो रिकवर भी हो जाते हैं और अच्छे होने के चांसेस जल्दी बनते हैं। डॉक्टर, अब पहले तो ये कहा गया कि कोविड की तरह जो ब्लैक फंगस है वो संक्रामक बीमारी नहीं है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं हो पाता है या फिर नहीं होता है, लेकिन अब ऐसे भी अफवाहें आ रही हैं या फिर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि हवा के जरिए भी ब्लैक फंगस हो रहा है एक से दूसरे में। ये कैसे पॉसिबल है? इससे कैसे बच सकते हैं? नहीं, ये तो देखिए बहुत बड़ा मिथ है, मिथ्या है, और ये आपको अपने चैनल के थ्रू अपने सारे दर्शकों को समझाना है, बार बार बताना है कि ये पूरी तरह से मिथ्या है। ये ब्लैक फंगस इस वक्त मेरी नाक में, आपकी नाक में, हर किसी की नाक में है, ठीक है? इससे घबराना नहीं है। ये सेप्रोफाइट है, सेप्रोफाइट फंगस वातावरण में हर जगह है, अपने अंदर, शरीर के अंदर भी है, बाहर भी है जी। लेकिन जब अपने शरीर की प्रतिरोध क्षमता कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है, तब ये ब्लैक फंगस अपने शरीर के अंदर एंटर करता है, नहीं तो ये चांस ही नहीं कि अपने शरीर में एंटर करे। अब इम्यूनिटी कम क्यों होती है? जब कोविड हो रहा है, कोविड की वजह से कमजोरी आई है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, उसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो गई है, तो ये 2-3 कारण मिलकर जब इम्यूनिटी कम होती है तब ब्लैक फंगस अटैक करता है शरीर पर। एक और चीज, कोविड की वजह से एक सीरम फेरिटिन, जो एक तरह से कहना चाहिए फ्री आयरन होता है, अपने ब्लड के अंदर बहुत बढ़ जाता है कोविड के बाद या कोविड के दौरान, और यह एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है ब्लैक फंगस के लिए, क्योंकि उसको बहुत पसंद है ये फेरिटिन। तो जहाँ फेरिटिन है वहाँ पर ब्लैक फंगस स्प्रेड करने लगता है। अब ये दोनों चीज़ें मिल गई, कोविड और डायबिटीज़, हाई शुगर, फेरिटिन मिल रहा है और साथ में इम्यूनिटी कम हो रही है, ब्लैक फंगस के लिए एक तरह से परफेक्ट कंडीशन हो रही है फैलने के लिए। सबसे बड़ी मिथ्या है कि ब्रेड के ऊपर काली काली चीज़ें हैं वो ब्लैक फंगस है, ये है। फंगस तो हर जगह है इस वक्त। फंगस यहाँ टेबल पर भी है, मेरी नाक के अंदर भी है, मेरे शरीर के ऊपर भी है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, और हर एक के शरीर पर है। लेकिन ये कहें कि आप फंगस से दूर हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है डॉक्टर, लेकिन जो ठीक है फंगस हर जगह है, हर किसी के शरीर में वो मौजूद है, नाक में मौजूद है, लेकिन जो कोविड के पेशेंट है उनमें खतरा ज़्यादा है, जो डायबिटिक के पेशेंट है उनमें खतरा ज़्यादा है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो स्वस्थ है हमारी और आपकी तरह, वो कैसे इससे बचें या फिर कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे इसका खतरा बढ़ सकता है या फिर वो भी ब्लैक फंगस के शिकार हो सकते हैं? उनको किन चीज़ों से बचना होगा? देखिए, जो मेरे पास मरीज आ रहे हैं या जो ब्लैक फंगस के जितने पेशेंट आ रहे हैं, 99.5% कह लें आप, वो शुगर हाई, अनकंट्रोल्ड शुगर है उनके, और साथ में उनको कोविड हुआ है। नॉर्मल पर्सन जिसको कोविड नहीं हुआ है, जिसके हाई अनकंट्रोल्ड शुगर नहीं है, उनके ब्लैक फंगस के कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। नॉर्मल दर्शक जो हैं, जो जिनको कोई परेशानी नहीं, वो घबराए नहीं। ब्लैक फंगस कोई ऐसे संक्रामक बीमारी नहीं है डॉक्टर। लेकिन ये भी कहा गया कि चलिए ठीक है, कोविड के पेशेंट वो नहीं है, शुगर लेवल भी उनका ठीक है, लेकिन अभी ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं, जिनका इम्यून पावर बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर हैं, जो बहुत कमज़ोर दिखते हैं फिजिकली भी, उनमें भी इसका खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। उन लोग को कैसे सुरक्षित रखना है अपने आप को? बिल्कुल कुछ कंडीशन है जिसमें इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, जैसे रीनल जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, पोस्ट कीमोथेरेपी पेशेंट्स होते हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, कोई बहुत डेबिलिटेटिंग डिजीज़ हैं जिसमें बहुत लंबी क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है जिनके, तो उनकी जब इम्यूनिटी कम होती है तब चांसेस होते हैं। एक नॉर्मल स्वस्थ इंसान जिसको शुगर नहीं है, जिसको कोई कोविड नहीं हुआ है, वो बहुत कम चांस है कि उसको ब्लैक फंगस के लक्षण दिखें। एक तो हमारी अवेयरनेस रहनी चाहिए कि अगर कोई भी लक्षण है तो हम इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करके ये पता लगा लें कि कहीं वो बीमारी तो नहीं है। और एक है पैनिक, कि हम पैनिक हो रहे हैं, तो पैनिक की होने की आवश्यकता नहीं है। आप समझें, ब्लैक फंगस को संक्रामक नहीं है, एक से दूसरे को नहीं होगा, ब्लैक फंगस हर किसी को नहीं होगा,
ये सिर्फ लो इम्यूनिटी वालों को हो रहा है जिनके साथ में अनकंट्रोल्ड शुगर है या फिर कोई ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं या फिर जिनके इम्यूनिटी बहुत कम है पहले से ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझने के लिए। ठीक है डॉक्टर, शुरुआत में तो जैसे कहा गया कि जो माइल्ड सिम्टम है वो भी दिखाई दे रहे हैं, सर्दी जुकाम होना, सर दर्द होना, रेडनेस आंखों में होना, शुरुआत में कहा गया कि ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे भी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जिनमें सीधे वो मस्तिष्क को ही अटैक कर रहा है। क्या ऐसे केसेस कोटा में भी दिखाई दिए या फिर ये किस स्थिति में हो सकता है? कब हम ख्याल नहीं रखेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे तो ऐसी स्थिति आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ब्लैक फंगस जब एंटर करता है नाक के रास्ते एंटर करता है, नाक से साइनस में जाता है और साइनस से आँख में जाता है और आँख से दिमाग में जाता है। जब ये स्प्रेड करता है तो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। विदिन हमने देखा है विदिन 2 और 3 डेज, 2 और 3 दिन के अंदर मरीज की आँख चल जाती है, एक आँख जाती है और 1-2 दिन में दूसरी आँख चल जाती है। कई मरीज हमने देखे हैं ऐसे। तो अगर कोई लक्षण दिख रहे हैं, अगर कोई बीमारी है तो हमको इमीडिएटली इमरजेंसी डिब्राइडमेंट करना पड़ता है। अगर अभी मरीज आए तो हमको कल सुबह तक किसी भी हाल में ऑपरेट करना पड़ेगा उसे। और ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्टली दिमाग का कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए बिना नाक के सिम्टम्स या बिना साइनस के सिम्टम्स को। अगर हम नज़रअंदाज करते हैं शुरुआती लक्षणों को तो हो सकता है कि वो बीमारी आगे बढ़ जाए फटाफट और आँख के लक्षण शुरू हो जाए, फिर दिमागी परेशानी शुरू हो जाए। ठीक है डॉक्टर, एक व्यूवर है अर्पित धिनवा जी, उनका सवाल आपसे ये है कि वो एकदम चुस्त दुरुस्त हैं, ठीक है, स्वस्थ हैं, लेकिन उनमें क्या कोविड के बाद अगर ब्लैक फंगस होता है तो कितने % चांसेस हैं कि वो एकदम ठीक हो सकते हैं, वो सीवियर नहीं हो सकता? कितने % इसके चांसेस हैं? अगर ब्लैक फंगस डायग्नोज्ड है तो मेडिकल लिटरेचर के अनुसार 50% मोर्टेलिटी रहती है, मतलब 50% ही चांस रहता है बचने का। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर टाइमली अगर हम इंटरवीन करते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस में जो है कि बहुत अच्छा चांस है कि पेशेंट के रिकवरी आ जाए, बशर्ते उसे बराबर एकदम टाइमली उसे एंटी फंगल्स मिले, आईवी एंटी फंगल, सिस्टमिक एंटी फंगल जो हम कहते हैं, एम्फोट्रेसिन भी है, पोसाकोनोजोल है, वो जो ट्रीटमेंट है महीने भर का, वो प्रॉपर तरीके से अगर मिले तो बहुत अच्छे चांस रहते हैं बचने के। डॉक्टर मोहम्मद दानिश हैं, वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ की सलाह जो दे रहे हैं तमाम डॉक्टर्स वो कारगर है ब्लैक फंगस से बचने के लिए? इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड, अगर इम्यूनिटी कम है तो ब्लैक फंगस हो सकता है और शरीर की इम्यूनिटी ही ब्लैक फंगस को वार्ड ऑफ करके रखती है। ठीक है डॉक्टर, इसी बीच सोशल मीडिया पर भी कई तरह की बातें चल रही हैं जो भ्रामक भी हैं एक तरीके से, जो अफवाह ही ज़्यादा है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो कोविड का नया वेरिएंट है वो भी कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस की प्रवृत्ति को और बढ़ा रहा है। बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स हैं, हमने भी पढ़ी हैं। और अल्टीमेटली जो वेरिएंट्स हैं, अगर सीरम फेरेटिन लेवल शरीर में बढ़ता है तो ब्लैक फंगस के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन रहती है शरीर में फैलने के लिए। बहुत ही टफ कंडीशन है, इट्स वेरी टफ। एक परेशानी से उभर कर जब मरीज बाहर आ रहा है, पता चलता है कि 1 हफ्ते में दूसरी बड़ी परेशानी आ रही है, तो बहुत टफ है पेशेंट के पार्ट पर। और ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं हमारे लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। मैंने करीब 14 15 घंटे नॉन स्टॉप सर्जरीज करी हैं सिर्फ इस, मतलब कि बहुत टफ है। पिछले 10-15 दिन मेरे लिए बहुत टफ रहे हैं। डॉक्टर, जितने मरीज अस्पताल में भर्ती हैं वो कोविड के पेशेंट हो या फिर ब्लैक फंगस के पेशेंट हो, उससे भी कई ज़्यादा कोविड के जो जिनमें सिम्टम दिखाई दिए हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में लोगों का सवाल भी ये है, सोशल मीडिया पर लोग लगातार हमसे पूछ भी रहे हैं कि जो लोग होम आइसोलेट हैं उनमें भी क्या खतरा है ब्लैक फंगस का? जो कुछ कारण हैं, जैसे ऑक्सीजन कह रहे थे या फिर स्टेरॉइड कह रहे थे, है ना, तो कुछ कारण तो होम आइसोलेशन में नहीं रहेंगे। लेकिन मैं फिर से यही बताना चाहूँगा कि जिनको भी कोविड है, कोविड से जो उभरने के बाद, उभरने का मतलब कोविड डायग्नोज होने के 14-15 दिन बाद, ये 2 टेस्ट आप करा लें। अगर ये नॉर्मल रहते हैं तो घबराने की बात नहीं है, सिर्फ सचेत रहें कि अगर कोई लक्षण आता है तो उनको मिलना है डॉक्टर से, लेकिन चांसेस बहुत कम रहेंगे।
डॉक्टर, ये भी लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मास्क से भी अभी तमाम खबरें ऐसी भी आई कि ये कहा गया कि मास्क से भी ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है। ये कितना ऑथेंटिक आपको लगता है? देखिए, जो मेडिकल एडवाइस रहती है वह रहता है कि आप फ्रेश मास्क पहने, लेकिन होता यह है कि अगर हम N95 मास्क खरीद रहे हैं तो उसको हम तब तक यूज़ करते रहते हैं जब तक कि वो गंदा नहीं हो जाए, मैला नहीं हो जाए। ये एडवाइस कभी नहीं दी जाती है। हमेशा ये कहा जाता है अगर आप N95 पहन रहे हैं तो आप 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम पहन सकते हैं उसे बार बार नहीं पहनेंगे, क्योंकि एक तो है कि अपना जो सांस से जो गंदगी निकल रही है बाहर, या फिर जो बाहर से अंदर आ रही है सांस, उसमें जो डस्ट रहती है वो सब मास्क में चिपकती है। तो कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है कि आप एक ही मास्क 2-3 दिन 4-5 दिन पहन कर रखें। बेस्ट होता है, जैसे मैंने ये मास्क पहन रखा है, मेडिकल ग्रेड 3 प्लाई मास्क है, आप रोज़ाना सुबह पहने, शाम को उतार दें, इसको फेंक दें। आप फ्रेश मास्क रोज़ाना पहने तो कोई चांस नहीं है कि उसकी वजह से कोई परेशानी आएगी। डॉक्टर, एक ये भी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि मास्क में अगर नमी होती है, अगर 3-4 दिन तक जो लगातार कंटिन्यू मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसमें नमी हो जाती है तो क्या इससे भी चांसेस हैं कि ब्लैक फंगस हो सकता है? बिल्कुल, अगर आप 3-4 दिन से मास्क पहन रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें गंदगी रहेगी, नमी रहेगी, तो वो तो ख़राब चीज़ है। वो तो एडवाइस कोई नहीं करता कि आप एक ही मास्क 3-4 दिन तक पहने। ठीक है, वैसे भी मास्क को 3-4 दिन तक कंटिन्यू पहनना नहीं चाहिए, ये आप कह रहे हैं। इसमें चांसेस हो सकते हैं ब्लैक फंगस के फैलने के, इससे आपको बचना चाहिए, ये सलाह डॉक्टर साहब दे रहे हैं। डॉक्टर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो हवा में अगर फैल रहा है ब्लैक फंगस, आप अगर एक ही मास्क, इसकी वजह क्या हो सकती है? अगर हवा में फैल रहा है, हवा से भी अगर फैलता है, तो इससे लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि जो अस्पतालों में भर्ती हैं उनमें भी खतरा ये है कि अगर बगल में कोई ब्लैक फंगस का पेशेंट है और उसके बगल में ही अगर स्वस्थ मरीज है, तो वो कैसे इससे बचे? हवा के जरिए तो फैलेगा, भले ही वो संक्रामक नहीं है, लेकिन ये कहा तो जा रहा है, तमाम एक्सपर्ट्स भी ये कह चुके हैं कि हवा के जरिए फैल रहा है, फिर कैसे बचा? मैडम, जैसा मैंने आपको बताया, ये सेप्रोफाइट है। हाँ। ये हर जगह है इस वक्त, वातावरण में, हवा में, सरफेस पर, हर जगह है। ब्लैक फंगस कोई नई स्पीशीज नहीं है। म्यूकोर फंगस हर जगह अवेलेबल है, हर जगह प्रेजेंट है। तो ये कहना गलत होगा कि ये फैल रहा है हवा से। और अस्पताल में भी कोई मरीज है तो अगर बाजू में कोई दूसरा ब्लैक फंगस मरीज है तो ऐसा नहीं होगा कि उस मरीज से दूसरे मरीज में फैल गया हो ब्लैक फंगस। तो ये सब मिथ्या हैं। मेरा सजेशन या गुजारिश यही रहेगी कि आपके चैनल के थ्रू आपने व्यूअर्स को बताओ कि ब्लैक फंगस कोई नई ऐसी बाहर से कोई आई हुई कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ हर जगह है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी जब कम होती है तभी ब्लैक फंगस आएगा। बिल्कुल डॉक्टर, ये हम लगातार कह भी रहे हैं कि हर जगह ब्लैक फंगस मौजूद है, लेकिन ये अवसरवादी है। जहां पर इसको लगता है कि इसको अटैक करना है, जिसका इम्यून पावर बहुत कमजोर है, उसी पर ये अटैक करता है। बाकी जो स्वस्थ है उन पर ये अटैक नहीं करता। उनको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वो इससे बच सकते हैं। डॉक्टर, ये भी एक सवाल है जो लगातार सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं, डर है इसको लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर कई तरह की घबराहट भी लोगों के मन में है। वो ये पूछ रहे हैं कि कब सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है ब्लैक फंगस के जो पेशेंट है उनमें, कब सर्जरी की नौबत आती है? सर्जरी एमआरआई पर डिसाइड की जाती है। अगर एमआरआई में नेक्रोटिक टिश्यू जो है अगर दिखता है तो डेफिनेटली डिब्राइडमेंट किया जाता है। सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं है ब्लैक फंगस का, इट इज़ अ डिब्राइडमेंट। मतलब जो फंगस है उसको, फंगल लोड को कम किया जाता है सर्जरी से, एंडोस्कोपिक सर्जरी से। फ़ायदा ये रहता है कि जितना कम फंगस शरीर में जो एंटर कर गया उसको अगर हम निकाल देते हैं तो शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो उसको लड़ने के सक्षम हो जाती है। तो जैसे ही अगर कोई हमें साइन दिखता है, जैसे हम नेज़ल एंडोस्कोपी करते हैं, नेज़ल एंडोस्कोपी में हमें दिखता है कि साइंस आ रहे हैं ब्लैक फंगस के या फिर कोई नेक्रोटिक टिश्यू दिख रही है हमको, तो फिर हम सजेस्ट करते हैं कि आप डिब्राइड कर लें। अगर ये फंगस स्प्रेड कर जाती है साइनस के अंदर, ऑर्बिट के अंदर, आँख के अंदर, तो हमें डेफिनेटली सर्जरी करके जहाँ जहाँ नेक्रोटिक टिश्यू उनको निकालना पड़ता है हमको। अगर आँख में जा रही है तो दूरबीन के रास्ते हम आँख में जाते हैं, आँख के रास्ते जहाँ जहाँ वो नेक्रोटिक टिश्यू है उसको निकाला जाता है। अभी कल ही हमने एक पेशेंट को किया है जिसकी आँख के अंदर बीमारी जा रही थी, तो आँख के पीछे जो भी टिश्यू रहती है उसको हमने माइक्रो डिब्राइडर की सहायता से बिना चीर फाड़ के नाक के रास्ते दूरबीन डाल के उसको सब निकाला है।
इससे एक तो फ़ायदा ये रहता है कि जितना कंप्लीट रिमूवल हम कर सकते हैं करते हैं, और फिर एंटी फंगल थेरेपी स्टार्ट हो जाती है, उसमें सपोर्ट मिल जाता है फिर। डॉक्टर, अभी 2-3 केसेस ऐसे भी रिपोर्ट किए गए हैं, वो राजस्थान के बाहर के हैं, जिसमें कहा गया कि सीधे छोटी आंत में भी ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है। अगर अटैक करता है तो इसके बचने के उपाय क्या क्या हैं, क्या सावधानियां इसमें भी काम आएंगी? फिर से बताएंगे आप, फिर से बोलेंगे? छोटी आंत में भी क्या ब्लैक फंगस अटैक कर सकता है सीधे? अगर कर सकता है तो इसके क्या कारण रह सकते हैं? क्योंकि अभी दिल्ली से भी एक खबर आई थी जहां पर 2 पेशेंट में सीधे ये पुष्टि हो गई कि छोटी आंत में अटैक कर दिया ब्लैक फंगस ने। छोटी आंत? जी, ऐसा कोई केस कोटा में हाँ, अभी बिल्कुल, तक शरीर दिखाई के नहीं कई दिया? सारे भागों में ब्लैक फंगस अटैक कर सकता है, जैसे फिंगर्स हैं। जी। अगर जी डॉक्टर। फिंगर्स में भी अटैक कर सकता है, जैसे कई कई मरीजों की जो उंगलियां हैं वो काली पड़ गई थी। जी। कई बार वो चमड़ी पर अटैक कर देता है, चमड़ी पर काले स्पॉट्स हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गन में। लेकिन जब जब फंगस जाता है तो नाक के रास्ते जाता है, तो सबसे पहला जो अटैक होता है वो नाक के रास्ते ही होता है। और दूसरे ऑर्गन भी हो सकते हैं डेफिनेटली। अभी तक तो कोटा में ऐसी कोई न्यूज़ किसी ने बताई नहीं हमें इस वक्त आज तक। डॉक्टर, अलग अलग हिस्सों से ये भी खबरें आई थी कि नाक से प्रमुख तौर पर ये एंटर करता है, बाकी जो शरीर में कोई घाव होते हैं उससे भी जो ब्लैक फंगस है वो अटैक कर सकता है, उससे भी बॉडी में वो एंटर हो सकता है। ऐसे कोई केस कोटा में दिखाई दिए हों? नहीं, मेरी नज़र में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे घाव से एंटर किया, ऐसी कोई केस आपके पास अभी तक आई नहीं। डॉक्टर, एक सवाल ये भी है कि ब्लैक फंगस के इलाज की जो गाइडलाइंस है वो क्या है, किसके तहत आगे बढ़ना है, क्या गाइडलाइंस है? क्योंकि तमाम तरह के कंफ्यूजन्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, अफवाहें भी हैं, लेकिन इसका सही गाइडलाइन क्या है ब्लैक फंगस का? ब्लैक फंगस में जो लक्षण आपको बताए गए हैं उनके लिए जी। सचेत रहें। अगर कोई लक्षण आता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसमें कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, नेज़ल एंडोस्कोपी है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, उससे डायग्नोज किया जाता है कि एक होता है KOH स्टेनिंग, जो अगर नाक में कहीं कुछ अगर टिश्यू रहता है तो उसका हम टिश्यू का सैंपल लेकर KOH स्टेनिंग के लिए भेजते हैं। अगर डायग्नोसिस हो जाता है म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस का, तो फिर आगे बढ़ा जाता है। सबसे पहले सर्जिकल डिब्राइडमेंट, जितना पॉसिबल है डिब्राइडमेंट करना हम डिब्राइड करते हैं एंडोस्कोपिकली, और उसके बाद फिर सिस्टमिक एंटी फंगल्स मतलब इंजेक्शंस एम्फोट्रेसिन B वो स्टार्ट किया जाता है। इंजेक्शन एम्फोट्रेसिन सजेस्टेड होता है 2 से 3 हफ्ता। अगर हम 2 हफ्ता भी माने 14 दिन, तो 14 दिन बाद स्टेप डाउन थेरेपी होती है, टैबलेट पोसाकोनोजोल। टैबलेट पोसाकोनोजोल दिया जाता है 1 महीने तक। तो ये पूरी थेरेपी रहती है। एक से डिपेंड करता है क्या रिस्पॉन्स है। अगर रिस्पॉन्स जल्दी आ गया तो 1 महीना है, नहीं तो फिर उसको 2 से 3 महीना तक भी हमें कंटिन्यू करना पड़ सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका तमाम जानकारियों के लिए, भी फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि तमाम तरह के कन्फ्यूजन्स हैं, तमाम आशंकाएं भी लोगों के जहन में हैं, वो दूर होना बहुत ज़रूरी है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो सावधानियां हैं वो बरतनी है। बार बार ये हम कह रहे हैं आपसे कि अपॉर्चुनिस्ट है ब्लैक फंगस। अगर ज़रूरी जहाँ पर उसको लगता है, जो कमज़ोर इम्यून पावर वाला आदमी है उसी पर यह अटैक करता है, बाकी जो सुरक्षित हैं, स्वस्थ है, उन पर अटैक नहीं करता। इसीलिए अफवाहों से बचें, अपना ख्याल रखें। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।